अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस किया जा रहा है। इसमें आज जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन अ मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सो डिटेल डिस्कशन व्हाइट बोर्ड पे होगी। सो चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग है फोर्स ऑन अ moving charge in a magnetic field। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम इस चैप्टर के पहले टॉपिक का रेफरेंस देंगे, जिसमें हमने क्या किया था, एक मेटालिक रेल्स का सेट बनाया था इस तरह से। इन मेटालिक रेल्स को हमने कनेक्ट किया था किसी बैटरी के साथ, जिसका वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस था और एक ये वेरिएबल करंट प्रोवाइड कर सकती थी। इसके ऊपर हमने क्या किया था, इसके ऊपर हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस किया था इस तरह से, और इस रीजन में आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड थी इस तरह से। हम ये बात जानते हैं कि डॉट्स क्या करते हैं, डॉट्स बोर्ड से आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर थी, और जो करंट फ्लो कर रहा था, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था इस तरह से, और हमने करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेंथ को वेक्टर बनाया था, और हमने ये बात देखी थी कि यहां पे ये रॉड एक मैग्नेटिक फोर्स फील करती है और वो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है। इसे हमने एफ बी लिखा था। इस एफ बी का फॉर्मूला क्या था, ये एफ बी का फॉर्मूला था एफ बी इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स की मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म से क्या मुराद है, हम ये बात जानते हैं कि जब एक सर्टेन करंट फ्लो करता है, तो चूंकि करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने के लिए ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। सो हम उन तमाम ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कंबाइंड फ्लो रेट करंट यहां पर डिस्कस करते हैं, और इस डिस्कशन में हमने रीजन टू एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात नहीं की थी। हमने ये नहीं बताया था कि इस रॉड के ऊपर आखिर फोर्स लगती ही क्यों है। सो अब हम इस मैक्रोस्कोपिक फॉर्म से किस तरफ चलेंगे, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की तरफ चलेंगे। हम आज ये डिस्कस करेंगे कि जब ये वायर के अंदर करंट फ्लो करता है, तो क्या इस वायर के अंदर इंडिविजुअल चार्ज कैरियर्स के ऊपर फोर्स लगती है, इस बारे में हमने डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले जो अब हम हेडिंग देंगे वो होगी केस स्टडी की, और केस स्टडी के साथ हम ड्रॉ करेंगे डायग्राम एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। सो हेडिंग है डायग्राम की। अब जरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस तरफ से है। जब मैं इस तरफ से देखता हूं तो मुझे यहां पे इस तरह से ये करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस हुआ दिखाई देता है। आमतौर पे कंडक्टर सिलेंड्रिकल फॉर्म के होते हैं, सो यहां पे भी मैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक कंडक्टर ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से। लेट्स से इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, और जो इसकी लेंथ है वो लेंथ एल है। तो ये बात यहां पे राइट डाउन भी कर लेते हैं कि एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका एरिया क्या है, जिसका एरिया ए है, और जिसकी लेंथ क्या है, जिसकी लेंथ एल है। इसके अंदर से करंट आई फ्लो कर रहा है, जो कि डिपेंड किसके ऊपर करता है, टोटल चार्ज क्यू के ऊपर, कि टोटल चार्ज क्यू इस वायर में से कितना फ्लो कर रहा है, और इसके अलावा टोटल टाइम टी के ऊपर। ठीक है, सो इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, और करंट चार्जेस का फ्लो रेट होता है, और कोई भी जो मैक्रोस्कोपिक चार्ज है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंडिविजुअल चार्ज कैरियर्स। ये बात पहले भी हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि जो टोटल चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंडिविजुअल चार्ज कैरियर्स होता है।
यहाँ पे Q E के इक्वल होगा अगर ये चार्ज कैरियर्स किसी मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वरना आयंस वगैरह फ्लो करते हैं तो उनकी भी चूंकि हमने बात करनी है, इसलिए हम यहाँ पे Q की जगह पे फिलहाल E सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे। इसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने एक नई टर्म डिफाइन करनी है, डिफाइनिंग नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल n का सिंबल दे रहे हैं इसे, और स्मॉल n किसके इक्वल होगा, वो होगा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल। पॉइंट टू बी नोटेड के जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने स्मॉल n को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड का नाम दिया था, लेकिन इस टॉपिक में जो स्मॉल n है वो क्या होगा, वो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा। और इसके यूनिट्स क्या होंगे, नंबर के कोई यूनिट्स नहीं होते, वॉल्यूम के मीटर क्यूब होते हैं, इसलिए इसके यूनिट्स पर क्यूबिक मीटर के होंगे और जो डायमेंशंस हैं वो L-3 के इक्वल होंगी। इस टर्म को डिफाइन करने के बाद हम यहां पे ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो किसके इक्वल आ जाएंगे, वो आ जाएंगे n के इक्वल, और इसके लिए हम v वॉल्यूम को उस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये बन जाएगा nv। उसके बाद हमने क्या कहना है, सो द टोटल चार्ज फ्लोइंग Q जो कि nq के इक्वल था वो अब nv इंटू Q के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जो हमारा कंडक्टर है वो किस शेप का है, वो सिलेंड्रिकल शेप का है। तो हम ये बात जानते हैं कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ के इक्वल होता है। सो टोटल चार्ज क्या बन जाएगा, टोटल चार्ज बन जाएगा Q इज इक्वल टू एन वी क्यू की जगह पे हम लिख देंगे NaLQ। तो ये बात हम यहाँ पे इस जगह के ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेन करेंगे, और इस एक्सप्लेनेशन को जरा मैं इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या कहना है, हमने कहना है लेट अस कंसीडर दैट वी हैव अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A and length L. Let a current I is flowing through this conductor. This current is constituted by a total charge Q flowing per unit time T. The total macroscopic charge Q flowing through the wire is equal to integral multiple of individual charge carriers flowing through the wire. So Q is equal to N into small q. Here we define a new physical quantity called number of charge carriers per unit volume. So small n is equal to capital N by V. Rearranging this equation gives us the number of charge carriers capital N is equal to small n times V, where V is the volume of cylinder. So total charge carriers becomes Q is equal to NV into small q. Since conductor is cylindrical, its volume is area of cross section into length of conductor, so V is equal to AL. The total charge flowing through the wire becomes Q is equal to N times volume V into Q और small n times area into length into Q। ये बात हमने सारी केस स्टडी के अंदर डिस्क्राइब कर देनी है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे और नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, नेक्स्ट हेडिंग होगी मैथमेटिकल डिस्कशन की। यहां पे हम लिखेंगे वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ करंट इज I is equal to Q by T. This is equation number 1. We know that total charge Q is equal to number of charge carriers per unit volume times area of cylinder times length of cylinder times individual charge carrier Q, and velocity is given by distance by time. For our case
this distance is equal to length of conductor. So velocity becomes equal to length of conductor by time t. Rearranging, we get t is equal to L by V. So I is equal to Q by T becomes, क्या बन जाता है ये बन जाता है, यहां से Q के लिए एक्सप्रेशन पुट कीजिए, ये बन जाएगा NaLQ डिवाइडेड बाय T की जगह पे क्या लिखेंगे L बाय V, और NaLQ डिवाइडेड बाय L बाय V और NaLQ multiplied by V by L. Length of conductor will be cancelled and the expression for current carried by the conductor becomes NaQV. This is our expression number 2. आपको याद होगा चैप्टर 13 में जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी तो वहां पे भी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला V is equal to I over NaE सेम इसी पैटर्न के ऊपर डिराइव आउट किया था, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे जो कंडक्टर ड्रॉ कर रहे हैं उसके अंदर मुख्तलिफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कन्वेंशनल चार्ज कैरियर्स को, जो इस तरफ एक सर्टेन वेलोसिटी V से मूव कर रहे हैं। सो यहां पे जो चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको हमने क्या सिंबल दिया है, उसको हमने सिंबल V दिया है। और अगर वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम यहां पे इसकी डायरेक्शन भी शो करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड रिप्रेजेंट कर देनी है इस तरह से। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। जैसे कि हम टॉपिक के स्टार्ट के अंदर जो डायग्राम हमने डिस्कस की थी उसमें ये बात हमने बताई थी कि जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमें अपर जाती हुई दिखाई देगी और करंट फ्लो टुवर्ड्स आर राइट होगा। तो इसी पर्सपेक्टिव से अब हमने जो नई डायग्राम बनाई है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है। इस बात को अब हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर देते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड is applied in upwards direction, so the conductor experiences a magnetic force in the direction that is outwards from the board और पेपर जिसके ऊपर आप ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, एंड इट इज गिवन बाय, क्या फार्मूला है इसका? फार्मूला है जैसे कि हमने टॉपिक के शुरू में बताया था, FB इज इक्वल टू IL क्रॉस B। ये फार्मूला है। इसे लेट से मैं इक्वेशन नंबर 3 कहता हूं। यहां से हमने अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 2 I is equal to NaQV, so equation 3 becomes, क्या बन रही है? It is FB is equal to NaQVL cross B. This is equation number 4. Since any vector is given by, कोई भी वेक्टर कब बनता है? फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर A है, ये वेक्टर कब होगा? जब आप इसके मैग्नीट्यूड को इसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो जो लेंथ वेक्टर है वो वेक्टर कब होगा? जब आप लेंथ मैग्नीट्यूड को लेंथ की डायरेक्शन या फिर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी? सो इक्वेशन 4 becomes FB is equal to NaQV, और लेंथ वेक्टर की जगह पे लेंथ मैग्नीट्यूड इंटू लेंथ यूनिट वेक्टर क्रॉस B। रीअरेंजिंग,
सो रीअरेंजमेंट से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ये शेप इख्तियार कर लेगी, एफ बी इज इक्वल टू एन ए क्यू एल वी एल क्रॉस बी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 5। दोबारा से डायग्राम देखते हैं जरा। डायग्राम में जरा देखिए कि अगर मैं लेंथ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं तो इस तरीके से लेंथ की वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेड है। इसके अलावा अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ देखा जाए तो ये लाइन स्केल के मुताबिक लेंथ के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 1 का वेक्टर बनाया जाए तो वो लेंथ का यूनिट वेक्टर होगा। अगर हम एक्स, वाई और z एक्सिस बोर्ड से बाहर आते हुए बनाएं तो हम ये बात जानते हैं कि x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो i हैट होता है। सो फिलहाल ये जो लेंथ यूनिट वेक्टर है ये i हैट के इक्वल है। इसके साथ साथ यहां पे जो हमने डायग्राम बनाई है उसमें वेलोसिटी भी रिप्रेजेंटेड है। लेट्स से मैं कहता हूं कि ये वेलोसिटी वेक्टर है और ये जो लाइन लेंथ है ये स्केल के मुताबिक वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता रही है, और इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 1 का वेक्टर वेलोसिटी यूनिट वेक्टर है और वो आई हैट के इक्वल है। सो जब दोनों ही आई हैट के इक्वल हैं तो दोनों आपस में भी इक्वल हैं। हियर लेंथ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी यूनिट वेक्टर। सो इक्वेशन 5 बिकम्स, इक्वेशन 5 क्या बन रही है, ये बन रही है एफ बी इज इक्वल टू एन ए क्यू एल v, और l हैट की जगह पे v हैट क्रॉस b। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ये वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी एफ बी इज इक्वल टू एन ए क्यू एल के बजाय एल क्यू लिख लेते हैं, v क्रॉस b। दिस इज आवर इक्वेशन 6। हियर स्मॉल n इज इक्वल टू n ओवर v, सिंस V is equal to area into length, so n is equal to n over AL. Equation 6 becomes, equation 6 क्या बन रही है, ये बन रही है FB is equal to n over AL into AL Q V cross B, और area into length is cancelled by area into length, so FB is equal to n Q V cross B. Equation number 7. Above expression gives the magnetic force experienced by n charge carriers. If number of charge carriers is equal to 1, we get FB is equal to Q V cross B. This is our required expression and it is the microscopic form. इस माइक्रोस्कोपिक फॉर्म की आपने एक हेडिंग के अंदर थोड़ी एक्सप्लेनेशन बता देनी है। एक्सप्लेनेशन में आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे कि जैसे कि हमने टॉपिक के शुरू में ये बात कही थी कि जैसे ही इस रॉड के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है तो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी के मुताबिक इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है जो कि बोर्ड से बाहर की तरफ होती है। लेट्स से मैं कहता हूं कि यहां पे जो लेंथ है वो इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेड है, एक्स डायरेक्शन में, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेड है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो यहां से बोर्ड से बाहर की तरफ आती है। पेपर पे ड्रॉ मैं इस तरफ कर रहा हूं कि ये है मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स इस रॉड के ऊपर एक्ट करती है यहां पे, यहां पे, यहां पे। दैट मींस ओवरऑल एंटायर रॉड के ऊपर ये मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स आखिर एक्ट करती ही क्यों है, उसका जवाब आज हमें मिला। वो जवाब ये है कि जैसे ही इस वायर में चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं तो हर चार्ज कैरियर के ऊपर भी एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है जो कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर या बोर्ड होती है। टुवर्ड्स अस ये मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। अब जब इस हर चार्ज कैरियर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो ये कंडक्टर को छोड़ के बाहर तो नहीं आ सकता। तो ये करता क्या है,
ये पूरे कंडक्टर को ड्रैग करना स्टार्ट कर देता है, अपने साथ जो है मूव करवाना स्टार्ट कर देता है। सो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी इज मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। ये करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताता है जब वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड होता है। लेकिन इससे हमने एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी का फार्मूला डिराइव आउट किया, और ये फार्मूला हमें ये बता रहा है कि एक इंडिविजुअल चार्ज कैरियर्स के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है जब वो किसी सर्टेन वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है, वो फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है पूरे कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स के लिए। सो ये अब हमने बात कर ली। अब हम फर्दर थोड़ी सी इसकी जो है वो फॉर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। हियर एफ बी is equal to q v cross b, that is equal to q v b sin theta into unit vector n. This is equation 9. Here theta is the angle between tails of velocity vector and magnetic field vector. N hat is the normal unit vector perpendicular to the plane formed by V and B. दोबारा डायग्राम देख लेते हैं। अगर इस डायग्राम में वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाए, लेंथ की डायरेक्शन में ही, और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड हो, तो ये दोनों वेक्टर्स मिलकर यहाँ पे ये एरिया बना रहे हैं जो कि इस जगह के ऊपर शेडेड पोर्शन के जरिए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ है? वो इस पेपर या इस स्क्रीन से बाहर की तरफ मौजूद है। सो इसका मतलब हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स का रिप्रेजेंटेटिव यूनिट वेक्टर एन हैट है जो कि एफ बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इट इज नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। और आप इसको फाइंड आउट किस तरह से करते हैं? एन हैट इज डिटरमिन्ड बाय मुख्तलिफ रूल्स हैं। सबसे जो पहला रूल है वो क्या है? इट इज राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज कैरियर है उसका फार्मूला क्यू वी क्रॉस बी होता है। हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? ओपन फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर being क्रॉस मल्टीप्लाइड, और ये वेक्टर हमारे केस में वेलोसिटी वेक्टर है। देन कर्ल देम टुवर्ड्स द सेकेंड वेक्टर जो हमारे केस में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, थ्रू शॉर्टर ऑफ टू पॉसिबल एंगल्स। इस बात से क्या मुराद है कि अगर वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो आपने इनके दरमियान में बनने वाला शॉर्टर एंगल लेना है, लार्जर एंगल नहीं लेना। द स्ट्रेच्ड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन of their क्रॉस प्रोडक्ट, और हमारे केस में ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। सो जो डायरेक्शनल फार्मूला है वो क्या बनेगा? वो बनेगा एफ बी इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी से। क्योंकि डायरेक्शन का ताल्लुक करंट के साथ नहीं है, सो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के इक्वल होगा। सो हमने चूंकि फर्स्ट ईयर में ये बात पढ़ी हुई है कि अगर इस डायरेक्शन में पहला वेक्टर हो एक्स डायरेक्शन में, दूसरा वाई डायरेक्शन में हो और तीसरा जेड डायरेक्शन में हो, बोर्ड से बाहर आ रहा हो,
तो आप इनके यूनिट वेक्टर्स i, j और k हैट्स को मल्टीप्लाई इस रूल के तहत कर सकते हो जो शॉर्टकट हमने पढ़ा था कि सर्कल ड्रॉ कीजिए, उस सर्कल में इस तरह से 3 एरोज लगाइए, यहाँ पे लिख लीजिए i, j और k यूनिट वेक्टर्स। अगर i और j मल्टीप्लाई होंगे तो k आंसर आएगा, j और k i के इक्वल होंगे और k क्रॉस i j के इक्वल होगा। और अगर रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे तो j क्रॉस i माइनस k, i क्रॉस k माइनस j और k क्रॉस j माइनस i के इक्वल होगा। सो आप जरा देखिए कि हमने जो डायग्राम यहाँ पे डिस्कस की थी उस डायग्राम के अंदर वेलोसिटी किस तरफ है, वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर x एक्सिस की तरफ है और जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेक्टर है वो किस तरफ है, वो y डायरेक्शन में है, सो j हैट के इक्वल है। तो इसका मतलब है जब आप यहाँ पे i हैट क्रॉस j हैट करेंगे सो i क्रॉस j का आंसर किसके इक्वल होगा, वो k के इक्वल होगा। सो इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स z डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी। नेक्स्ट मेथड जो आप n की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज कर सकते हो वो है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या है, लेट्स से मैं ये कहता हूं कि ये आपके राइट हैंड की रिप्रेजेंटेशन इस तरह से शो की गई है। अब अगर आपकी जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन बताती हैं, वो बताती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और जो थंब है वो हल्का सा मजीद स्ट्रेच होने के बाद आपको किसकी डायरेक्शन बताता है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। तो जो नॉर्मल टू द पाम है, जो फेसिंग टुवर्ड्स अस है, वो क्या बताएगा, वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये अब आप खुद अपने अल्फाज में लिख लीजिएगा। प्रीवियसली इस राइट हैंड पाम रूल को हमने यहाँ पे करंट की टर्म्स में डिस्क्राइब किया था, जिसमें थंब प्रीवियसली क्या कर रहा था, वो करंट के बारे में बता रहा था। और उसके बाद जो थर्ड रूल है वो क्या है, इट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या था, 3 फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी, और ये 3 फिंगर्स कौन कौन सी थी, ये था आपका लेफ्ट हैंड का थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर। जो फर्स्ट फिंगर है, अगर ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, और जो सेकंड फिंगर है ये आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रही है, तो जो स्ट्रेच्ड थंब होगा ये आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। इन तीनों रूल्स के जरिए से आप मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज कैरियर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। अब हमने जो नेक्स्ट बात करनी है वो ये है मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑपोजिट टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स। लेट से मैं कहता हूं कि जो चार्ज है वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, लेट से प्लस ई से रिप्रेजेंटेड है। जरूरी नहीं कि प्लस ई के इक्वल ही हो, प्लस 2e भी हो सकता है या कोई और चार्ज की वैल्यू भी हो सकती है। उस केस में जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वो बन जाएगा एफ बी इज इक्वल टू प्लस ई इंटू वी क्रॉस बी। और अगर चार्ज नेगेटिव है, लेट्स से माइनस ई से रिप्रेजेंटेड है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा माइनस ई वी क्रॉस बी। और डायरेक्शनल फार्मूलाज लिखें तो इसका जो डायरेक्शनल फार्मूला है वो लिखा जाएगा एफ बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी क्रॉस बी यूनिट वेक्टर। और सेकेंड टर्म के लिए जो फार्मूला बनेगा डायरेक्शन के लिए वो होगा एफ बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी। लेट्स से हम यहां पे एक रीजन रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज अप्लाइड है इस तरह से। यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज प्रोजेक्ट किया जाता है एक सर्टेन वेलोसिटी v के साथ।
मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यहां पे इस तरीके से एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और बोर्ड से बाहर आते हुए जेड एक्सिस है, तो जो वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेटिव यूनिट वेक्टर है वो आई हैट के इक्वल है क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेटिव यूनिट वेक्टर जो है वो बी हैट है और वो इनटू द पेज दैट मींस नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है। सो जैसे ही ये चार्ज कैरियर एंटर होगा तो इसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से आएगी, वो आएगी आई क्रॉस माइनस के से, इस तरह से, और फर्दर ये बन जाएगा एफ बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई क्रॉस के इक्वल। हम ये बात जानते हैं कि जब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसमें अगर आई जे और के हैट इस तरह से ड्रॉ किए जाएं तो आई क्रॉस के का आंसर माइनस जे होना चाहिए। तो क्या होगा, यहां पे बनेगा माइनस ऑफ माइनस जे हैट दैट मींस प्लस जे हैट। तो हमें यहाँ पे ये बात पता चली कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अलोंग वाई एक्सिस होगी। इस वजह से ये पॉजिटिव चार्ज एंटर होते ही डिफ्लेक्ट करेगा और डिफ्लेक्ट करके ऊपर की तरफ बेंड करना स्टार्ट कर देगा। सो ये पाथ है एक पॉजिटिव चार्ज जो फॉलो करता है वो। अब मैं बात करता हूं किसी नेगेटिव चार्ज की। नेगेटिव चार्ज एक वेलोसिटी v से अगर इस रीजन में एंटर करवाया जाता है तो उससे क्या होगा कि इसकी भी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो वही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम वही है। इस वजह से ये फॉर्मूला बनेगा माइनस ऑफ आई हैट क्रॉस माइनस के हैट दैट मींस माइनस माइनस प्लस आई क्रॉस के और पहले की तरह आई क्रॉस के माइनस जे के इक्वल होंगे। सो इस पे लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगी और एंटर होते ही इसका जो पाथ है वो नीचे की तरफ बेंड कर जाएगा इस तरह से। सो यहाँ पे हमने ये बात देखी कि जो चार्ज कैरियर्स ऑपोजिट टाइप के हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स फील करते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड होते हैं। बाकी आप ये डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो राइट हैंड पाम रूल है या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो भी यूज कर सकते हो। फिलहाल मैंने वेक्टर प्रोडक्ट वाला रूल यहाँ पे अप्लाई किया है। अब यहाँ पे हम एक और पते की बात कर लेते हैं। वो बात क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स इज ओनली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स दैट मींस मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, जो ना तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ाती है ना ही कम करती है, सिर्फ पाथ तब्दील करती है, डायरेक्शन तब्दील कर देती है। जैसे कि सैटेलाइट्स जो अर्थ के गिर्द मूव कर रहे हैं ऑर्बिटल पाथ में, उनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही है, सिर्फ डायरेक्शन तब्दील हो रही है। इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के गिर्द इसी तरीके से ऑर्बिट करता है। जब गाड़ी टर्न लेती है रोड के ऊपर तो फ्रिक्शन रोड और टायर्स के दरमियान में जो मौजूद होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट करती है। और इस तरह की सेंट्रीपिटल फोर्स ना तो किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट ला सकती है ना ही इसमें कमी ला सकती हैं। इसलिए जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज जस्ट अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स एंड इट डज नॉट परफॉर्म एनी वर्क। सो यहां पे हम कंक्लूजन लिख देते हैं इस सारी बात की कि मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क ऑन अ मूविंग चार्ज थ्रू इट। हम ये बात जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। और हम ये बात जानते हैं कि वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम होती है, इस वजह से डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम बनता है। सो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एफ डॉट वी टी या फिर W इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा इंटू टी। अगर मैं यहां पे फॉर्मूला रीअरेंज कर दूं तो यहां पे पावर डिलीवर्ड बाय कांस्टेंट फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो भी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हम यहीं तक लिमिटेड रहते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं कि एक रीजन है जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है इस तरह से इनटू द पेज। लेट्स से इस रीजन में हम एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर विद वेलोसिटी v प्रोजेक्ट करते हैं और ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही इस रीजन में एंटर होता है ये क्या करता है, इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है और इस पाथ में जो इसकी डायरेक्शन है वो इन एरो से रिप्रेजेंटेड है। हम ये बात जानते हैं कि जब भी किसी सर्कुलर पाथ के अंदर किसी लीनियर टर्म को रिप्रेजेंट करना हो तो जो उसकी डायरेक्शन है
किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, वो ली जाती है अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल। सो इस वक्त इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, जबकि जो इसके ऊपर एक्ट करने वाली सेंट्रीपिटल मैग्नेटिक फोर्स है वो किस तरफ है, वो टुवर्ड्स सेंटर है। इनमें एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। सो इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके हिसाब से वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ बी cos 90 डिग्री इंटू टी। सो इस टर्म का आंसर जीरो के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि cos 90 डिग्री जो है वो जीरो के इक्वल होता है। सो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो ऑन एनी मूविंग चार्ज कैरियर दैट एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड। अब हम अपने आज के इस टॉपिक से रिलेटेड चंद एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, अ प्रोटॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड such that its velocity is parallel to the direction of magnetic field lines. Its path must be, that means एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से अप्लाइड है इस डायरेक्शन में, और जो प्रोटॉन है उसकी वेलोसिटी भी सेम इसी डायरेक्शन में है। सो जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वो बन जाता है क्यू वी बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। फिलहाल थीटा 0 डिग्री के इक्वल आता है और साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल होता है। सो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा और मैग्नेटिक फोर्स नल वेक्टर के इक्वल होगी। सो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस प्रोटॉन के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी और ये अपने स्ट्रेट पाथ की जो मोशन है वो जारी रखेगा। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि अगर ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती तो थीटा 180 डिग्री बनता और साइन 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, वो भी 0 के इक्वल होता है। सो इसका मतलब है अगर कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल मूव करेगा तो उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी और वो अपनी स्ट्रेट लाइन मोशन जारी रखेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इट्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इट्स पाथ मस्ट बी। तो अगेन यहाँ पे मैं इस जगह के ऊपर एक चैम्बर शो कर देता हूं जिसके अंदर हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अप्लाई की हुई हैं और ये प्रोटॉन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी और ये प्रोटॉन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होता है। और जैसे ही एंटर होता है तो यहाँ पे क्या करेगा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट करेगी और नतीजतन ये एक सर्कल का सरकमफ्रेंस ट्रेस करना स्टार्ट कर देगा। सो इसका आंसर है सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट है, अ प्रोटॉन एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इट्स वेलोसिटी इज मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इट्स पाथ मस्ट बी। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर किसी रीजन में लेट से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अप्लाइड है इस डायरेक्शन में और जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इसके साथ क्या एंगल बना रही है, वो एंगल बना रही है 30 डिग्री का, तो पाथ किस तरह से होगा। हम ये बात जानते हैं कि V क्रॉस B की वजह से मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इनटू द पेज होगी। ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है और ये क्या करेगा, ये यहाँ पे एक स्प्रिंग की तरह का हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। इस पाथ को हम क्या कहते हैं, इसे हम हेलिक्स कहते हैं। अगर आप यहां पे इधर से देखोगे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम देख रहे हैं तो आपको यूं लगेगा कि ये प्रोटॉन इस तरह घूम रहा है एक ही पाथ के ऊपर, लेकिन जब आप इसका साइड व्यू लोगे तो आपको दिखाई देगा, लेट से मैं यहां पे एक रिप्रेजेंट कर देता हूं सिलेंडर ताकि आपके जो परसेप्शन है उसमें बेहतरी आ जाए। सो असल में ये सिलेंडर यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन जो प्रोटॉन मूव कर रहा है वो क्या करेगा, वो इस तरह से मूव करेगा कि वो यहाँ से इस तरह से घूमता हुआ आएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से ये एक स्प्रिंग का पाथ जो कि थोड़ा सा इस तरफ से देखें तो हमें किस तरह दिखाई देगा, ये हमें इस तरह दिखाई दे रहा होगा, स्प्रिंग की तरह का पाथ होगा। सो इसलिए हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, दैट मीन्स हेलिकल पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन एंटर्स एन इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम such that its velocity is making angle of 90 degree to the direction of magnetic field lines. Its path must be, हम यहाँ पे अगेन चैम्बर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से जिसके अंदर इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है और जैसे ही प्रोटॉन उस रीजन में एंटर करवाया जाता है विद सर्टेन वेलोसिटी v, तो वो क्या करता है, वो इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है इस डायरेक्शन के साथ।
हम ये बात जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होती है। सो अगर यहाँ पे देखा जाए mv² ओवर r q vb के इक्वल आएगा, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा रेडियस के लिए वो क्या बनेगा, वो बनेगा रेडियस इज इक्वल टू mv ओवर qb। अब ये जो रेडियस है ये क्योंकि mv ओवर q इंटू 1 ओवर b के इक्वल है, अगर ये टर्म कांस्टेंट हो और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करती चली जाए तो जो रेडियस ऑफ पाथ है वो डिक्रीज करता चला जाएगा। सो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड में जो इसका पाथ फॉलोड है वो इस तरह का होगा, और इस पाथ को हम क्या कहते हैं, इस पाथ को हम स्पाइरल पाथ कहते हैं। सो दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A proton enters a decreasing magnetic field with time such that its velocity is making angle of 90 degree to the direction of magnetic field lines. Its path must be, again यहां पे एक चेंबर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, इस रीजन में इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अप्लाई की गई है, और हम यहां पे एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ प्रोटॉन को एंटर करवा रहे हैं जो नॉर्मली इस तरह का एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा और इस सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करती चली जाए तो प्रोटॉन इस पाथ में घूमने के बजाय आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता लार्जर रेडियाई के सर्कल में मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी रेडियस ऑफ द पाथ इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन पाथ अभी भी कौन सा होगा, पाथ अभी भी स्पाइरल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ +2e, that means +2 into 1.6 into 10 raised to power -19 coulomb, moving with a velocity of 3 into 10 raised to power 7 meter per second, enters a perpendicular magnetic field of 50 millitesla. So magnetic field strength is 50 millitesla or 50 into 10 raised to power -3 Tesla. What must be the strength of magnetic force experienced by it? So the formula of magnetic force is QVB sine theta. Substitute the values, we get 2 into 1.6 into 10 raised to power -19 coulomb into 3 into 10 raised to power 7 meter per second into 50 into 10 raised to power -3 Tesla into sine 90 degrees. Sine 90 is 1. So FB is equal to 50 3s are 150, 150 2s are 300, 300 1.6 are 480 into 10 raised to power -19 plus 7 minus 3 and coulomb meter per second and Tesla. हम ये बात जान चुके हैं कि A ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, बस अब हमने यहाँ पे 10 की पावर्स फाइंड आउट करनी है और देखना है कि क्या कूलम मीटर पर सेकंड इनटू टेस्ला न्यूटन के इक्वल आते हैं। अगर यहाँ पे 10 की डिफरेंट पावर्स दी होती तो हमें ये भी सॉल्व करना पड़ता। बहरहाल हम ये बात जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके इक्वल आ रही है, वो आ रही है 480 इंटू 10 रेज़ टू पावर +7 -3 is +4, -19 +4 is -15, and since Q is equal to IT, so Coulomb is equal to ampere second. And magnetic field is F over IL, so Tesla is equal to Newton per ampere per meter. So ampere second into meter over second into Newton over ampere meter. So all terms are cancelled out and answer is in newtons. Next question is, an alpha particle of mass 4 times mass of proton carrying a charge of +2e moving with a velocity of 3 into 10 raised to power 7 meter per second enters a perpendicular uniform magnetic field of 50 millitesla. यहां तक डेटा वही है, लेकिन आगे पूछा क्या हुआ है, what must be the acceleration experienced by it. So हम जानते हैं acceleration का फार्मूला F by m के इक्वल होता है, और जो फोर्स है उसका फार्मूला है QVB sin थीटा, और मास है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। अगर तो आपने प्रीवियस एमसीक्यू से FB की वैल्यू डायरेक्टली पुट करनी है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन अकेला पूछा गया होता ऊपर वाले क्वेश्चन के बगैर तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ता। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। चार्ज की वैल्यू है 2 into 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। वेलोसिटी इज 3 into 10 raised to power 7 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड इज 50 into 10 raised to power -3 टेस्ला
into sine 90 degree divided by 4 times mass of proton, that means 4 into 1.673 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। तो इसको सॉल्व कीजिए, आंसर होगा 7.186 into 10 raised to power 13 और यूनिट सॉल्व करते हैं, कूलम ओवर किलोग्राम, मीटर पर सेकंड इंटू टेस्ला। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, ये बन जाएंगे एम्पेयर सेकंड ओवर किलोग्राम, मीटर पर सेकंड एंड न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ये टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं और न्यूटन पर किलोग्राम बच रहा है। न्यूटन बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिवाइडेड बाय किलोग्राम, किलोग्राम इज कैंसल्ड आउट एंड आंसर हैज द यूनिट्स ऑफ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें चूंकि यहाँ पे आंसर 10 raised to power 12 में चाहिए तो हम थोड़ी सी कन्वर्जन कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इज 7.186 into 10 raised to power 13 प्लस 0। 0 क्यों लिखना, आप लिखिए -12 प्लस 12 और बाकी यूनिट्स होंगे। सो बेसिस अलग कर लीजिए, 13 - 12 into 10 raised to power 12 मीटर पर सेकेंड और 7.186 into 10 raised to power 1 into 10 raised to power 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब आप यहाँ पे 10 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 7.1 से, ये बनेगा 71.86 into 10 raised to power 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दैट इज आवर ऑप्शन बी। तो यहाँ तक हमने अपने आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए। आई होप आपको आज का टॉपिक अप्लाई करने में आसानी होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूला से स्टार्ट करते हुए फार्मूला डिराइव किया किसके लिए, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला IL क्रॉस B था, वो मैक्रोस्कोपिक फार्मूला था, लार्ज स्केल के ऊपर अप्लाई होता था। लेकिन आज हमने ये बात सीखी कि उस कंडक्टर पे आखिर फोर्स लग ही क्यों रही थी। तो हमें ये बात पता चली कि उस वायर के अंदर फ्लो करने वाले तमाम चार्जेस के ऊपर चूंकि इंडिविजुअली मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B एक्ट कर रही थी, सो वो चार्ज कैरियर्स चूंकि कंडक्टर वायर को छोड़ के नहीं जा सकते थे, तो वो इस पूरी वायर को अपने साथ ड्रैग करते हुए मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करवा रहे थे। आई होप आपको आज की लॉजिक अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।